देखिए अपन फटाफट देख लेते हैं परासरण दाब। परासरण दाब इम्पोर्टेंट है, परिभाषा वगैरह पूछ सकते हैं इसमें से, तो इसकी परिभाषा आप याद कर लीजिए। वह दाब जो विलायक के प्रवाह को रोकता है उसे परासरण दाब कहते हैं। छोटी सी परिभाषा याद करके रखनी है। वह दाब जो विलायक के प्रवाह को रोकता है उसे परासरण दाब कहते हैं। अब देखिए होता कैसे, तो जैसे अपन जानते हैं कि कोई भी विलयन होता है तो विलयन कैसे बनता है। विलयन में दो चीजें होती है, एक तो होता है विलायक और एक होता है विलेय। ठीक है, विलेय का मतलब होता है जो घुल जाता है, और विलायक वो होता है जिसमें हम घोलते हैं और दोनों को मिला देते हैं तो विलयन बन जाता है। जैसे विलायक के रूप में हमने ले लिया पानी और विलेय के रूप में हमने ले लिया शक्कर। ठीक है, शक्कर है, ग्लूकोज है, कोई भी, तो शक्कर घुल जाती है तो शक्कर हो गई विलेय। किस में घुलती है? पानी में घुलती है, तो पानी उसको घोलेगा तो पानी हो गया विलायक। ठीक है, और जब पानी में शक्कर घुल जाएगी तो शक्कर वाला पानी बन जाएगा, उसको हम कहेंगे विलयन। ठीक है, तो जब हम यहाँ पे विलायक की बात कर रहे हैं तो पानी काम में ले रहे हैं, विलेय की बात कर रहे हैं तो शक्कर काम में ले रहे हैं, और विलयन की बात कर रहे हैं तो ये दोनों आपस में घुले हुए होंगे। तो वह दाब जो विलायक के प्रवाह को रोकता है, तो विलायक, अब यहाँ पे इसमें पानी लिया हमने, तो ये कोई ऐसा दाब होगा जो पानी को नहीं जाने देगा, तो उसको हम परासरण दाब कहेंगे। अब इसको समझ लेते हैं, फिर आपको बताता हूँ कि कैसे कैसे क्या होगा। तो मान लीजिए कि हमने कोई एक पात्र बना दिया। ठीक है, अब इसमें एक सिस्टम लगा देते हैं। यहां पे हमने ये कुछ इस प्रकार से सेटिंग कर दी है, और इसके अंदर हमने विलयन भर दिया। यानी मान लीजिए कि शक्कर वाला पानी भरा हुआ है, ये क्या है? विलयन। आप ये मान के चलो कि इसमें हमने क्या भर दिया है? शक्कर घुली हुई, पानी भरी हुई है इसमें, और बाहर हमने भर रखा है विलायक। बाहर क्या है? विलायक। विलायक का मतलब बाहर केवल पानी है, ये है विलायक। ठीक है, और इसके अंदर ये जो थैली बना रखी है इसमें विलयन है। विलयन का मतलब है कि शक्कर भी होगी और पानी भी होगा, और बाहर केवल पानी है। यहाँ पे एक अर्ध पारगम्य झिल्ली है, ये जो है ना, ये इतनी इतनी जगह, ये क्या है? अर्ध पारगम्य झिल्ली। ठीक है, अर्ध पारगम्य झिल्ली से क्या होता है, इसको मैं यहां पे अलग से नोट करा देता हूं। अर्ध पारगम्य झिल्ली। अर्ध पारगम्य झिल्ली क्या होती है? इससे क्या होता है, विलायक के कण तो अंदर जा सकते हैं पर विलयन के कण बाहर नहीं आ सकते। अर्ध पारगम्य झिल्ली जो होती है, विलायक के कण तो जा सकते हैं क्योंकि विलायक के कण तो छोटे होते हैं, मगर विलयन के कण बड़े होते हैं। आप ध्यान से समझो, वापिस से समझो इसको। देखो, विलयन, शक्कर पानी का उदाहरण ही ले रहे हैं, और विलायक। विलयन में पानी और शक्कर दोनों घुले में, तो इसके कण तो बड़े हो जाएंगे क्योंकि इसमें शक्कर के कण भी आ गए, है ना। और विलायक, इसमें पानी के कण ही होंगे तो ये छोटे कण होंगे, छोटे कण। विलयन में बड़े कण होते हैं। तो अर्ध पारगम्य झिल्ली जो होती है ना, वो विलायक के कणों को तो अंदर जाने देती है क्योंकि ये तो छोटे कण होते हैं, मगर विलयन के कणों को बाहर नहीं आने देगी क्योंकि विलयन के कण बड़े होते हैं। तो एक ऐसी झिल्ली जिसमें से विलायक के छोटे कण बाहर अंदर जा सकते हैं पर विलयन के कण नहीं आ सकते बाहर, तो इसको हम अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। ठीक है, परिभाषा अर्ध पारगम्य झिल्ली की भी पूछ सकते हैं। तो वह झिल्ली जिसमें से होकर केवल विलायक के अणु गुजर सकते हैं लेकिन विलेय के बड़े अणु नहीं गुजरते,
उस झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो ये कृत्रिम रूप से भी बनाई जाती है, प्राकृतिक रूप से भी होती है। प्राकृतिक रूप से यह अर्धपारगम्य झिल्ली जंतु या वनस्पति से प्राप्त हो सकती है। सूअर के ब्लेडर या पार्चमेंट की तरह प्राकृतिक रूप से अथवा सेलोफेन की तरह संश्लेषित भी हो सकती है। हमको तो नाम इसका याद रखना, कृत्रिम रूप से ये बनाई जा सकती है, कॉपर फेरोसाइनाइड। कॉपर फेरोसाइनाइड, तो नाम आप याद रख लेना, Cu2Fe(CN6), ठीक है। ये देखो कॉपर फेरोसाइनाइड का फॉर्मूला हो गया। इसी तरह से पोटेशियम फेरोसाइनाइड भी इसी का ही है। पोटेशियम, पोटेशियम के लिए के लिखना पड़ेगा। पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ये अर्धपारगम्य झिल्ली के एग्जाम्पल है, ठीक है। अर्धपारगम्य झिल्ली की परिभाषा भी मैं लिख देता हूं, कभी पूछ ले तो, और एग्जाम्पल ये आप याद रख लेना। और परासरण की परिभाषा तो आपसे अभी बताई दी थी, वह दाब जो विलायक के प्रवाह को रोकता उसे परासरण दाब कहते हैं। हाँ, अब ये अर्धपारगम्य झिल्ली में से जाएगा विलायक अंदर, तो कोई एक ऐसा दाब हमको लगाना है जो इसको अंदर जाने से रोके, उस दाब को हम परासरण दाब कहेंगे। विलायक के छोटे छोटे अणु अर्धपारगम्य झिल्ली से विलयन में जा रहे हैं, उनको रोकने वाला दाब परासरण दाब कहलाता है, ठीक। इसको हटा देते हैं। परासरण में आप केवल इतनी सी परिभाषा ही याद रखो। अर्धपारगम्य झिल्ली की भी लिख देते हैं, अर्धपारगम्य झिल्ली, इसकी परिभाषा भी मैं लिख देता हूं। फिर देखिए, अर्धपारगम्य झिल्ली के लिए भी मैंने लिख दिया है, वह झिल्ली जिसमें से केवल विलायक के छोटे अणु ही गुजर सकते हैं उसे अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। एग्जाम्पल कॉपर फेरोसाइनाइड, पोटेशियम फेरोसाइनाइड, ठीक है। परासरण मोस्ट इम्पोर्टेंट, वह दाब जो विलायक के प्रवाह को रोकता है। तो आपने अभी देख लिया, एक बार फिर से मैं समझा देता हूँ, लो ऐसे समझा देता हूँ। ये बना दिया मैंने, एक लाइन बना दी, ये अर्धपारगम्य झिल्ली बना दी, ठीक है। ये अर्धपारगम्य झिल्ली बना दी, इधर मैंने कह दिया विलायक और इधर लिख दिया विलयन, ठीक है। तो विलयन है इसका मतलब बड़े अणु है, विलायक है इसका मतलब छोटे अणु है। तो विलायक तो इधर जा सकता है, ये तो जाएगा, मगर ये विलयन इधर नहीं आ सकता, ठीक है। तो ये कौन है? अर्धपारगम्य झिल्ली, अर्धपारगम्य झिल्ली विलायक को जाने देती है, विलयन को नहीं जाने देती, अर्धपारगम्य झिल्ली, ठीक है। तो अब हम ऐसा दाब लगावे कि ये विलायक के अणु इधर नहीं जावे। विलायक के प्रवाह को अगर हम रोकने के लिए कोई दाब लगा रहे हैं तो वो दाब परासरण दाब कहलाता है। वह दाब जो विलायक के प्रवाह को रोकता है, इसको उधर जाने से, विलायक के अणु को विलयन में जाने से रोकने के लिए जो दाब लगाया जाएगा वो परासरण दाब कहलाएगा, ठीक है। इसके लिए फॉर्मूला भी पूछे, परासरण दाब को पाई से लिखते हैं, ठीक है। पाई बराबर CRT, ये इसका फॉर्मूला है। पाई क्या है? परासरण दाब है। C सांद्रता है। R जो होता है वो गैस नियतांक होता है, गैस कांस्टेंट। T जो होता है वो तापमान होता है, ठीक है। तो ये इसका पाई इक्वल टू CRT परासरण दाब का सूत्र है, सूत्र याद रखना है। एक परासरण दाब की तरह एक विसरण और होता है। विसरण में क्या होता है कि कोई पदार्थ होता है तो वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है, ठीक है। किसी पदार्थ का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः ही गमन करना विसरण कहलाता है। जैसे कमरे में आप अगरबत्ती जला दो, तो अगरबत्ती की क्या होती है? खुशबू। जिस जगह अगरबत्ती जलाई है आपने,
उस जगह अगरबत्ती की खुशबू ज्यादा है, सांद्रता ज्यादा है उस जगह, और धीरे धीरे वो खुशबू पूरे कमरे में चली जाती है। तो उच्च सांद्रता से हर जगह वो निम्न सांद्रता की जगह भी पहुंच जाती है उसकी खुशबू। इसी तरह से अगर कोई परफ्यूम की बोतल खुली रह जाए तो उसकी खुशबू भी पूरे कमरे में आ जाती है, यानी कि वो भी उच्च सांद्रता, जहां परफ्यूम की बोतल पड़ी है वहां उस परफ्यूम की सांद्रता उच्च है, मगर उसकी खुशबू पूरे कमरे में आ रही है, यानी कि हर जगह पहुंच गई, निम्न सांद्रता वाली जगह भी परफ्यूम की खुशबू आ गई है। तो ये विसरण है, उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर पदार्थ के अणु जाते हैं, इसको विसरण कहते हैं। अब परासरण और विसरण में अंतर क्या है? तो देखिए, विसरण के लिए हमको अर्धपारगम्य झिल्ली की जरूरत नहीं पड़ती है। अगरबत्ती जला दी तो कोई अर्धपारगम्य झिल्ली में से होकर ही उसके कण या उसकी खुशबू कमरे में नहीं जा रही है, वो तो बिना अर्धपारगम्य के भी जा रही है। तो विसरण के लिए अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती। और विसरण में विलायक का प्रवाह जो होता है वो सभी दिशा में हो सकता है। अगरबत्ती की खुशबू हर दिशा में जाएगी, परफ्यूम की खुशबू हर दिशा में जाएगी, जबकि परासरण में आपने देखा तो केवल दिशा फिक्स है, विलायक के अणु विलयन की तरफ ही जा रहे हैं, है ना। विलयन के अणु विलायक की तरफ नहीं आ रहे हैं क्योंकि बीच में अर्धपारगम्य है। ये तो हो गया परासरण। और विसरण में क्या होता है, अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। लिख देता हूं मैं दोनों पॉइंट, है ना। तो विसरण में अर्धपारगम्य झिल्ली जरूरी नहीं है, अर्धपारगम्य झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। दूसरा, पदार्थ का प्रवाह। अब यहां हम विलयन या विलायक नहीं लिखेंगे, पदार्थ लिख रहे हैं। पदार्थ का प्रवाह प्रत्येक दिशा में होता है, प्रत्येक दिशा में होता है। ये विसरण हो गया, इंपॉर्टेंट है, याद करके जाएं। परिभाषा विसरण की क्या होगी, तो बस आप इससे बना लेना कि किसी पदार्थ का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना विसरण कहलाता है। ठीक, ओके, धन्यवाद।